तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का पार्ट 1, जिसमें हम लोग सॉलिड सॉलिड को अलग करते हैं 3 मेथड से, है ना, सुटेबल सॉल्वेंट, सब्लिमेशन और मैग्नेट। इन तीनों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दो सॉलिड्स को अलग कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स है ना, दो लिक्विड अगर आपस में मिक्स है, मिक्सेबल लिक्विड्स है, मिक्सेबल लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो पूरी तरीके से एक दूसरे से मिक्स है, बिल्कुल पता नहीं लगा रहे हैं कि कौन किससे मिक्स है, उस केस में हम लोग दो तरह के सेपरेशन मेथड्स को यूज करते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन और एक को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि अगर दो मटेरियल यानी दो लिक्विड, उनके बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे एग्जांपल मैंने वाटर और अल्कोहल का बताया था कि वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है, इसलिए वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनेटिंग यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था एसीटोन और वाटर का। तो ये जो है एसीटोन, वो 58 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, बॉयल होने लग जाता है, और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इसलिए हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन को भी यूज करके अलग कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई लिक्विड, थर्ड केस है, ठीक है, अगर कोई लिक्विड और सॉलिड आपस में मिक्स्ड है, ठीक है, अगर कोई लिक्विड और सॉलिड अगर आपस में मिक्स है, तो उनको अलग करने के लिए कौन कौन से मेथड है? तो एक बात बता देता हूं कि इनको अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है। अच्छा, एक और बात इसको बताने से पहले, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में नहीं देखे थे, क्या? इमिक्सिबल लिक्विड, है ना, दो लिक्विड है जो आपस में कभी मिक्स ही नहीं हो सकते। जैसे कौन सा हो गया हमारे पास? ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर, अगर ये दोनों लिक्विड आपस में इमिक्सेबल है, मिक्स ही नहीं हो सकते अगर आपस में, तब इनको अलग कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है इनका। इसको जो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ठीक है, आप अपने बुक में देखिए, फिगर को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिगर दिखा देता हूं। सेपरेटिंग फनल देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ये सेपरेटिंग फनल, ठीक है, पेज नंबर बता दो। तो देखिए, अगर हमारे पास दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड इमिक्सेबल है, जैसे एग्जांपल क्या हो गया? ऑयल और वाटर, तो इनको अलग करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल का फिगर आप देख रहे होगे, इस फिगर पर ज्यादा जोर नहीं दीजिएगा। यहां पर इसका कैंप होता है जिसको इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, आप स्टैंड देख लीजिए, फिगर में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, आप उसी को ही ध्यान दीजिए। बुक में नहीं दिया है, स्टैंड नहीं है, डायरेक्ट है ना। एक कॉर्क होगा, हाँ,
अब देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि ये कॉर्क जो है, ये कॉर्क, ठीक है, अब यहां पर लिक्विड पूरा भरा हुआ है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर में ऑब्वियस सी बात है ऑयल होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, और नीचे क्या होगा, वाटर होगा। मान लो इतना ऑयल है और इतना वाटर है। अब ध्यान से समझना होगा क्या, जैसे हम लोग इस कॉर्क को खोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे इसको खोलेंगे तो ये पीछे की ओर जाने लगेगा, जैसे नट के साथ होता है ना, नट आप लोग देखे होंगे, तो इसका ये सब पकड़ के रखता है, ये इस तरीके से पूरे अच्छे से इसको जाम करके रख देता है। तो जैसे हम इसको खोलेंगे या इसको हटाएंगे, है ना, तो क्या होगा, यहां पर इसको जगह मिल जाएगा, ये थोड़ा पीछे चला जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये ऐसा पार्ट, ये वाला पीछे आ जाएगा, आएगा ना। जैसे आएगा तो ये सारा का सारा पानी इसके द्वारा नीचे गिरने लगेगा, गिरने लगेगा। तो जैसे जैसे ये पानी नीचे की ओर आने लगेगा, आने लगेगा, आने लगेगा, ये ऐसे आने लगेगा, तो ये ऑयल नीचे आने लगेगा। जैसे ही पानी इस लेवल पे आ गया, ये वाला जो लेयर है वो अगर इस लेवल पे आ गया, तुरंत उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे हम लोग बंद करेंगे तो पानी यहां कलेक्ट हो जाएगा, और ये जो ऑयल था वो अब वो ऑयल कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तुम लोग को देखने में लग रहा है कि बहुत इजी है, कुछ ना कुछ पार्टिकल निकल ही जाएगा। ये कॉर्क इतना टाइट होता है ना कि हल्का सा ही खोलेगा तो टप टप करके पानी निकलता है, मतलब बूंद बूंद। अभी तुमको ऐसा लग रहा है कि झरना के जैसा निकल रहा होगा, है ना, लेकिन झरना के जैसा नहीं निकलता पानी। हाँ हाँ हाँ, तुम जैसे सोच रही हो ना कि हाँ थोड़ा सा मटेरियल तो आ ही जाएगा, हल्का से कुछ मॉलिक्यूल्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन हद से ज्यादा मटेरियल अलग होगा ही ना। हम लोग को तो अल्टीमेटली यही चाहिए था ना, कुछ मात्रा अलग हो गया वो तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है अंश, सारा नहीं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे तो एक भी अंश नहीं आएगा। बात समझ में, बोलो। हाँ हाँ, क्या, हाँ हाँ, तबे ना इमिसिबल हुआ। इमिसिबल का मतलब क्या, दोनों मिक्स हो ही नहीं सकता, तभी ना दोनों अलग है। तो फिर सेपरेटिंग फनल कैसे पढ़ोगे तुम, सेपरेटिंग फनल भी तो पढ़ना है। सेपरेटिंग फनल किस तरीके से काम करता है समझ में आया ना। ये एकदम सेम टू सेम वैसा ही हो गया जैसे घर में कुछ मटेरियल अंदर रखा हुआ है, अगर आप उसको अलग करना चाहते हो, बस इस नल को खोले, जैसे हल्का सा ये कॉर्क को घुमाए तो आपको यहां से स्पेस मिल गया। जैसे ही स्पेस मिल गया तो वाटर क्या हुआ, धड़ाधड़ निकलना शुरू हुआ। अब वो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में निकल रहा है या वाटर फ्लो में निकल रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर एकदम हल्का से रास्ता देंगे तो हल्का हल्का पानी निकलेगा। एकदम नजर गड़ा करके रखें, जैसे ही वो पानी का लेयर इसके पास आया, यानी इस ऑयल का लास्ट वाला लेयर इसके पास आया, मैं तुरंत क्या कर दूंगा, उसको बंद कर दूंगा, है ना, तुरंत क्या कर दूंगा, उसको बंद कर दूंगा। बस क्या होगा, जो वाटर है और जो ऑयल है वो दोनों क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बोलो सेपरेटिंग फनल समझ में आया कि नहीं। ये बहुत इजी है और ये जनरली कहां यूज किया जाता है, जहां पर हम लोगों को ऑयल और वाटर को अलग करना है। बात समझ में आया। अब जैसे मान लो कि तुम लोग के घर में, चलिए बॉटल की बात करते, लाओ जरा बॉटल। अब देखो ध्यान देना, अगर ये बॉटल है सपोज दैट, इसमें पानी है, जबरदस्ती हम इसमें ऑयल डाल दिए, ऑयल डाल दिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कर दूंगा ऐसा उल्टा, कर दूंगा ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको खोलूंगा, क्या पूरा खोल दूंगा, पूरा खोल दूंगा तो पानी पानी के साथ साथ ऑयल भी गिर जाएगा। मैं हल्का सा खोलूंगा और ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, हल्का सा खोलूंगा और ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, तो क्या होगा, सिर्फ वाटर जो होगा वो बूंद बूंद गिरेगा। भलो मेरा टाइम जाएगा, मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बूंद बूंद गिर रहा गिर रहा गिर रहा, गिरते गिरते ये पानी इस लेवल तक आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही यहां पानी ऐसा आया, मैं प्रेशर लगाने बंद कर दूंगा और इस कॉर्क को पूरा बंद कर दूंगा। बात अलग है कि इसमें अभी भी थोड़ा सा हो सकता है, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे, लेकिन जो हद से ज्यादा मात्रा में जो वाटर था वो अलग हो गया, और जो ऑयल था वो यहां पर सस्पेंड रह गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से
सेपरेटिंग फनल की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल और वाटर को अलग कर देते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है समझ में जी? स्क्रैपर यूज किया जा सकता है लेकिन उसमें बहुत दिक्कत है, इसके लिए सबसे ज्यादा यही फायदेमंद होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। हाँ ये मशीन के जैसा होता है, हम लोग को देखने में जैसे ये कॉर्क में जैसा बना है, एकदम सिंपल बनाया हो, इतना भी इजी सिंपल नहीं होता, वो थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है वो। और खोलोगे ना तो तुरंत ऐसा पानी पूरा नहीं गिरता, बूंद बूंद पानी गिर रहा हो। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, तो फाइनली जो लिक्विड लिक्विड का था वो हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब सॉलिड लिक्विड देखते हैं। अगर कोई सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स है तो उसको अलग कैसे करेंगे? तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड आते हैं, तो एक एक करके सारे मेथड को समझते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला मेथड आता है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन। अब ये इवापोरेशन जनरली कब करते हैं? जब कोई वाटर में कोई सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, डिसॉल्व है ना। तो हम लोग बात करेंगे किसका? हम लोग बात करेंगे, देखो इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे, हम लोग इसका जनरल एग्जांपल लेंगे सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर, अब बात को ध्यान से समझना। सॉल्ट और वाटर हम लोग को कहां से मिलता है? सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। होता क्या है, पहले तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो इवापोरेशन हम लोग जनरली कहां पर करते हैं? सॉल्ट और वाटर, है ना। हम लोग इसको ना सी में बहुत अच्छे से देखें। सी में होता क्या है, जो समुद्र होता है ना उसके बगल में देखो बालू होते हैं, है ना, बालू होते हैं। तो असलियत में वो करते क्या है कि जो जितने भी समुद्र के पानी होते हैं ना उनको इस तरीके से लैंड, इस तरह का लैंड रहता है और यहां पर ना उस तरीके से पार्टीशन कर देते हैं उनको, है ना। इस तरीके से वो जो बड़ा सा लैंड है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इसको पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि ये कंक्रीट का बना लेते हैं किनारे में वो लोग, ऐसा कंक्रीट का, ये छत का बता रहा हूं, ऊपर ये टॉप व्यू बता रहा हूं, टॉप व्यू, ठीक है। टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर तुम लोग के घर में छत बना, मान लो छत की ढलाई हुई होगी, तो तुम लोग को पता होगा कि पानी को रोकने के लिए कि अच्छे से रूफ को पानी मिले तो किनारे किनारे से ना इसे क्यारियां बना दिया जाता है, बॉर्डर बना दिया जाता है ताकि पानी हर जगह रहे। उसी तरीके से ध्यान देना, क्या होता है, सी का जो वाटर होता है ना, जस्ट उसके बगल में इस तरीके से पैटर्न बना दिया जाता है और यहां यहां पानी को रख दिया जाता है। अब बोलोगे सर क्या जरूरत है कि ऐसे ही रखें, ऐसे ही सिर्फ एक सिंगल रख देते तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े पानी को रखा जाता है क्योंकि एक ही दिन में सूरज की रोशनी पूरे समुद्र का इवापोरेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, इसलिए समुद्र के थोड़े से पानी को लेते हैं और ऐसे अलग कर देते हैं। अब क्या होता है, जब सूरज की रोशनी इस पर गिरती है तो क्योंकि ये सलाइन वाटर है, कैसा वाटर है? सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, उसको बोलते हैं सलाइन वाटर। तो अब ये वाटर इस जगह पर आ गया। अब क्या होता है, क्योंकि इवापोरेशन जो होता है वो सिर्फ अपर सरफेस पे होता है, बॉइलिंग जो होता है वो पूरे बल्क प्रोसेस होता है। चैप्टर 1 में पढ़े थे, चैप्टर 1 में हम बताए थे तुम लोगों को कि बॉइलिंग और इवापोरेशन, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो बॉइलिंग होता है वो बल्क फेनोमेना है, यानी वो पूरे पार्ट पर, पानी के पूरे पार्ट पर होगा तब जाकर बॉइल होना शुरू होगा। लेकिन इवापोरेशन जो होता है ना वो सरफेस फेनोमेना होता है, वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर ही होता है, पानी का सिर्फ ऊपर वाला लेयर पे ही होता है। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग पानी को यहां यहां भर लेते हैं, सलाइन वाटर को, सूरज की रोशनी जब इसको पड़ती है तो क्या होता है कि इसका जो ऊपर वाला तरल पदार्थ होता है इसको हम साइड व्यू करके दिखा रहे हैं, इसी का साइड व्यू, ऐसा यहां तक पानी भरा हुआ है, ये नीचे का है, ठीक है, और यहां से सूरज का रेज आ रहा है। अब बात को ध्यान से समझना, होता यह है क्योंकि यहां पानी है,
और प्लस सॉल्ट है, वाटर है और सॉल्ट है। ठीक है, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ी तो क्या होगा? होगा ये कि जो ऊपर वाला पानी का पदार्थ यानी मॉलिक्यूल्स है वो वाटर वेपर बनने लगेगा। ठीक है, तो अब जो पानी इतना था अब वो कम होकर के इतना हो जाएगा, लेकिन भाप किसका बनेगा? पानी का। सैंड तो सॉल्ट का तो नहीं बनेगा। फिर यहां से सूरज क्या आई इसमें रोशनी, फिर ये पानी का मात्रा क्या होने लगा? कम होने लगा। ऐसे करते करते एकदम यहां तक आ जाता है, फिर भी यहां पर सूरज की रोशनी जितना भी पानी है सब निकल जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है? सॉल्ट। तो इस तरीके से जो सॉलिड किसी लिक्विड में इमर्स्ड है, मिला हुआ है, हम लोग क्या करते हैं? उन दोनों को अलग कर देते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं? इस सॉल्ट को ले लेते हैं और प्रोसेसिंग करने के लिए डांडी नमक को दे देते हैं, आशीर्वाद को दे देते हैं, टाटा को दे देते हैं। फिर टाटा कंपनी अपना उसमें आयोडीन मिला करके पैकिंग करके 20 रुपए 25 रुपए 100 रुपए के हिसाब से बेचती है। हाँ बोलिए। हाँ, रेनी सीजन हो गया इसलिए तो रेनी सीजन में ये नहीं किया जाता, इसको जनरली गर्मियों के मौसम में ही ऐसा कर दिया जाता है। इसलिए ध्यान देना, इसलिए तुम ध्यान देना कि रेनी सीजन में सॉल्ट का दाम ज्यादा होता है। अब बोलोगे कि सर मेरे घर में तो हमेशा इक्वल रेट में आया, इसलिए क्योंकि भंडारण रूम में उसका भंडार करके रखा गया है, मतलब जहां पर जमा करके अच्छे से रख दिया जाए, है ना, तो वो साल भर में मिलता है। तुम लोग शायद सुने होंगे, शायद में भी, कि जो तटीय इलाका थे, है ना, जैसे कटक भुवनेश्वर ये वाला इलाका, तो वहां पर ना बहुत तेज से साइक्लोन आया था आज से 5 साल पहले। तो वहां पर क्या हो गया था कि वहां पर 1 केजी नमक 1000 में बिक रहा था। 1 केजी नमक 1000 में बिक रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था? ये हो रहा था ब्लैक मार्केटिंग। इसलिए क्योंकि बरसात का समय था, अब तो बन पा नहीं रहा था, अब जिसके पास पहले से स्टोर है अब वो उसको क्या कर रहा था? ज्यादा दाम में बेच रहा था, क्योंकि जानता है कि मेरे पास ही है, इसलिए वो ऐसा करता है। अब तुम्हारे पास कम दाम में मिल जा रहा है, इसका मतलब यही है कि सबके पास है। अभी जैसे ही उसकी मात्रा कम होने लगेगी ना तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आया? बस यही चीज होता है, यहां पर वही चीज हुआ, यहां पर अलग। अच्छा, हम लोग एक ही बार में डायरेक्ट सी पर हम लोग सूरज की रोशनी दे करके हम लोग नमक क्यों नहीं लेते? क्योंकि सी इतना बड़ा है, इतना ज्यादा पानी है, और ऊपर से ये कौन सा फेनोमेना है? सरफेस फेनोमेना है, इसको होने में और स्लो होता है, तो बहुत दिन लग जाएगा। इसलिए हम लोग सारे पानी को निकाल निकाल के अलग जगह करके रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा सूखेगा उसमें से सॉल्ट निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? एक ही बार में पूरा पानी के साथ करेंगे, मतलब अगर समुद्र के साथ करेंगे, इतना पानी है, इतना इतना पानी, इतना सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बोल, अगर उसमें बात किया जाए तो देखो, अब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें अगर हम लोग 100% का वाटर लिए हैं सपोज दैट, तो इसमें से सिर्फ 20% ही हम लोगों को नमक मिलता है, 20 से 30%। बात समझ में आया? सलाइन है, लेकिन वो नमक डायरेक्ट तुम खा नहीं सकते हो, खाओगे तो डायरेक्ट हमारा बॉडी में हार्म होगा। अब उसमें अलग अलग उसको पहले रिफाइन किया जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर चलने वाले हैं ना, उनके पैर में चप्पल होता हो या नहीं होता हो, और चप्पल में क्या लगा होता हो या नहीं लगा होता हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो वो लोग उसी पैर पर काम करते हैं, स्क्रैप करके लेकर आते हैं, फिर धोया जाता है उसको अच्छे से, तब रिफाइन किया जाता है। इसलिए लोकल नमक नहीं खाना चाहिए। धोया जाएगा कहने का मतलब क्या है? उसमें हल्का, ऐसा नहीं कि पूरा उसको पानी में डालकर ऐसे से, वैसे रिफाइन करने का तरीका है, धोने का एक तरीका है, उस तरीके से उसको धोया जाता है। समझ में आया? नहीं तो फिर वो अपना पानी पे ही आ जाएगा। ये इवापोरेशन समझ में आया? इवापोरेशन ध्यान देना, सरफेस फेनोमेना होता है। ऊपर वाला जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर है जो होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है ना, इवापोरेट हो जाता है, ऊपर चल जाता है, जिसके कारण जो बच जाता है वो हम लोगों का क्या कहलाता है? सॉल्ट। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, तो एक और एग्जांपल देकर तुम लोग को समझाता हूं।
इसमें एक और है कि मान लो कि मेरे पास इंक है। क्या है? इंक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो इंक होता है, हमारा जो इंक होता है वो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन इस लिक्विड के फॉर्म के अंदर पक्का कोई डाइज यानी सॉलिड पार्टिकल मिलाया गया है, जो हम लोग को लाइकेन से मिलता है ना। तो ये जो डाई है, डाई, ठीक है, डाई क्या किया जाता है, किसी डाई को वाटर में, हम बात कर रहे हैं ब्लू डाई का, स्पेशली हम ब्लू डाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ब्लू डाई में वाटर डाल देंगे तो वो क्या बना देगा, इंक बना देगा। लेकिन अब हम इंक ले लिए, अब मेरे को इंक बन गया, अब फिर बोल रहे मेरे से गलती से इंक बन गया, आपको फिर से डाई चाहिए। हाँ, अब हमको फिर से क्या चाहिए, डाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इवापोरेशन वाला प्रोसेस करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक ग्लास बीकर लेंगे, है ना, ग्लास बीकर लिए और इसमें रख देंगे वाटर और नीचे रख देंगे बर्नर, नीचे बर्नर, और ऊपर डाल देंगे इंक, यहां पर डाल देंगे इंक। इंक क्योंकि लिक्विड के फेस में ज्यादा दिखता है। अब क्या होगा, होगा ये कि जब यहां से हम गर्म करेंगे तो ये पानी भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर की हो जाएगा, और ऊपर जाने के इसके अंदर का जो भाप होगा उसको भी लेकर के वो ऊपर चला जाएगा, इसको भी लेकर के ऊपर चला। तो वाटर, इस वाटर से जो भाप निकला वो भाप इस वाले वाटर के, इसके अंदर जो भाप था, जो वाटर था, उसको भी लेकर चला गया। जब पूरे भाप इससे निकल गए तो हमको इस बीकर पे जो चीज कलेक्ट हुआ वो क्या था, ब्लू डाई, वो डाई हमको मिल गया। समझ में आया, वो रंग, सूखा रंग जो था वही हमको मिल गया। हाँ, वो पाउडर के फॉर्म में मिलेगा जो कि सॉलिड है। हाँ, नीचे वाटर, क्योंकि ये भाप बनेगा तो इसको भाप बनने में मदद मिलेगा। डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि डायरेक्ट डालेंगे ना तो उसको वो गर्मी नहीं मिल पाता। इस भाप वाली गर्मी चाहिए उसे, स्टीम में ज्यादा गर्मी होता है। क्या टेम्परेचर, ये भाप बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इवापोरेशन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक से डाई निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, देखो डाई हमारा सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड। अगर ये देखो सॉलिड लिक्विड दोनों को अलग करने के लिए इवापोरेशन बहुत अच्छा प्रोसेस है। क्या हुआ, ये बॉइलिंग हुआ, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे इवापोरेशन नहीं हुआ, ऊपर वाला सरफेस ना गया, इसलिए तो डायरेक्ट नहीं यूज किया जा रहा है। बोलो समझ में आया कि। तो पहला मेथड अभी हम लोग सीखे, जब सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स है तो उनको इवापोरेशन के मदद से अलग किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड समझते हैं, चलो फिल्टरिंग यानी फिल्ट्रेशन समझते हैं। फिल्ट्रेशन, अब देखो ये भी बहुत इजी है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉलिड को और लिक्विड से अलग करते हैं। मेरे पास एग्जांपल क्या है, ध्यान दो इस केस में। इस केस में मेरे पास एग्जांपल है कि मेरे पास चॉक है और वाटर, ठीक है। मेरे पास चॉक है और क्या है, वाटर है, और ये दोनों को मैंने डिसॉल्व कर दिया। जैसे मैं डिसॉल्व करूंगा तो कैसा सॉल्यूशन दिखेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की सारी की सारी प्रॉपर्टी दिखने लगेगी। हम लोग ये जानते हैं कि इसके अंदर पार्टिकल्स कभी पूरी तरह से मिक्सअप नहीं। अब मैं इसको सस्पेंड करना चाहता हूं, इसके अंदर जो चॉक है उसको अलग करना चाहता पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो। तो ये चॉक और वाटर आपस में मिक्स है, इसके पार्टिकल्स, इसको अलग करना है हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है ना, 5 से 6 रुपए का मिलता है फिल्टर पेपर, है ना। तो फिल्टर पेपर जो हम लोग यूज करते हैं, देखो किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। फिल्टर पेपर जनरली हम लोग ना सर्कल शेप में मिलता है। फिल्टर पेपर जो होता है वो जनरली हम लोग को सर्कल शेप में मिलता है। इसमें ना बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, बहुत छोटे, है ना। हाँ, अब क्या करते हैं कि इसको पहले हम लोग हाफ कर लेते हैं, इस तरीके से हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो सेमी सर्कल दिखेगा, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको
ऐसे टर्न कर देते हैं, है ना, इसको फोल्ड कर लेते हैं तो कुछ ना कोन के जैसा बन जाता है। बन गया कोन के जैसा। इसको क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर इमर्ज कर देते हैं, है ना, ऐसे बीकर के अंदर ऐसे इमर्ज कर देते हैं। ठीक है, ये स्टैंड है मान लो, वहां से इसको ये पकड़ के रखा जाए। अब देखो होता क्या है, फिल्टर पेपर जो है, फिल्टर पेपर हम लोग लेते हैं, एक पेपर होता है जो कि सर्कुलर इन शेप होता है, उसको फोल्ड करके सेमी सर्कल बना देते हैं, सेमी सर्कल से सब फोल्ड करके उसको इस तरीके को बना देते हैं फनल के जैसा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि चॉक और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको इसमें हम लोग इमर्ज करते हैं। जैसे इसमें डालते हैं तो क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है, लेकिन इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उस छेद से ना वाटर पार्टिकल्स निकल के इसमें आने लगते हैं, और जो चॉक के पार्टिकल्स है ना वो यहाँ पर आकर जम जाते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो हैं बड़े बड़े और वाटर का पार्टिकल है छोटा छोटा, तो वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया उस छोटे छेद के कारण, और जो चॉक के पार्टिकल्स है क्योंकि उसके पार्टिकल्स ज्यादा बड़े होते हैं इसलिए वो कहाँ रह गए, फिल्टर पेपर पे रह गए। और इस कारण हम लोग क्या किए, चॉक को वाटर से क्या कर लिए, अलग कर दिए। चॉक मिल गया हम लोग को फिल्टर पेपर के पास और वाटर मिल गया इस बीकर पर। इसी का बड़ा एग्जाम्पल चाय छन्नी है, इसी का बड़ा एग्जाम्पल चाय छन्नी है जो कि हम लोग जनरली घर में यूज करते हैं। पानी आ जाता है नीचे, यानी चाय आ जाता है नीचे और चाय पत्ती रह जाता है ऊपर, है ना। तो दोनों में अंतर ये है कि जो चाय छन्नी का जो छेद होता है वो बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा होता है, इसके मुकाबले, इस फिल्टर पेपर के मुकाबले वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। और वो जनरली ना देखोगे तो जूट का बनाया जाता है या प्लास्टिक का बना दिया जाता है या स्टील का बना दिया जाता है ना। लेकिन ये स्पेशली क्या चीज का होता है, पेपर का। इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। बोलो फिल्ट्रेशन समझ में आया कि नहीं? और यही चीज ना तुम लोग के घर में देखना, एक्वागार्ड अगर लगा होगा या एक फिल्टर भी आता है, अगर वो उसमें ना 3 तरह के कैंडल लगे होते हैं, कैंडल बोला जाता है उसको, है ना, ऐसे सिलेंडर के शेप का रहता है। तो वो जो सिलेंडर होता है ना, वो सिलेंडर इसी का काम कर रहा है, फिल्टर पेपर का ही काम कर रहा है। उसमें देखना छोटे 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 छेद होते हैं, वो मिट्टियों का बनाया जाता है उसको, तो उसके अंदर जितनी भी गंदगियां है ना एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो साफ पानी होता है वो बाहर गिर जाता है। अगर देखना बहुत पहले जब एक्वागार्ड अस्तित्व में नहीं आया था, जब एक्वागार्ड, केंट, आरओ ये सब नहीं आया था, तो उस समय पर हम लोग वही यूज करते थे। बात समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। हाँ कर सकते हैं। हाँ सस्पेंशन में है, सस्पेंशन मतलब उसको अलग आराम से किया जा सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं, उसके कौन से पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल। हाँ पेपर हाँ हो जाएगा, लेकिन मोटे से भी ताकत ज्यादा रहेगा, क्योंकि पेपर को अगर सब्जेक्ट हो गया तो पकड़ा रहता है, तो पानी गिरने के कारण उसका ताकत कमजोर हो, इसमें फोल्ड करने की ताकत बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि ये मेरे पास पेपर है, इसका डायरेक्ट पानी गिराएंगे, इसका ताकत कमजोर है, जल्दी आप पड़ेगा, इसको डबल कर देंगे, इसका में पावर होता है ना। पेपर उसमें वाटर की मात्रा है ना, वाटर का मात्रा ज्यादा है, अल्कोहल की मात्रा कम है, इसलिए बोलता है अगर ओरिजिनल अल्कोहल रहा तो नहीं चलेगा। जलता नहीं है, वो नहीं जलेगा, उसके पास ताकत नहीं। फिल्ट्रेशन समझ में आ गया सभी को? डाउट है तो अगर कोई सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स है तो ये दोनों मेथड अभी हम लोगों ने देखा, इस मेथड से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
सेंट्रीफ्यूगेशन बता देते हैं। तीसरा जो है मटेरियल उसको यूज करते हैं, इसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनाने वाले लोगों को बहुत प्यारा लगता है ये टॉपिक। ये सेंट्रीफ्यूगेशन उसको बहुत मजेदार आता है ये क्वेश्चन पूछने में। ध्यान देना, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक सॉलिड को लिक्विड से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। इसका जो जनरल एग्जांपल है ना, एग्जांपल समझ लो, इसका जो जनरल एग्जांपल है वो है क्या? मिल्क। तो मिल्क जो है, मिल्क के अंदर वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, फैट पार्टिकल्स भी होते हैं, क्रीम पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उनको, क्योंकि क्रीम पार्टिकल है या फैट ग्लोब्यूल्स हैं, वो सब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको वाटर से कैसे अलग किया जाए, उसके लिए लोग यूज करते हैं। दूसरा बोल सकते हैं ब्लड। दूसरा क्या बोल सकते हैं? ब्लड, है ना। अब एक ब्लड जो है, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल भी है। अब सेल में क्या क्या है? उसमें तुम्हारा WBC, RBC, प्लेटलेट, ये सारी चीज है ना, उसको अलग करने में यूज करते हैं। या तीसरा एक और देखा जाए तो यूरिन, है ना। तो ये जो यूरिन है उसमें भी वाटर पार्टिकल्स, फैट पार्टिकल्स, या बोल सकते हैं अनवांटेड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, है ना, इसमें डिसॉल्व होते हैं। तो उनको भी अलग करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूग मशीन को ही यूज करते हैं। अब देखो ये सेंट्रीफ्यूग मशीन होता कैसा है। सेंट्रीफ्यूग मशीन का जो सबसे बड़ा भाई है उसको बोलते हैं वॉशिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूग का बड़ा भाई जो है वो है वॉशिंग मशीन। मतलब वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही कर रहा है। तो उसके पीछे का जो एप्लीकेशन है वो क्या है? वो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। अच्छा, इसका जो नॉर्मल वे समझ लो कि तुम्हारे घर में जो मिक्सर ग्राइंडर है ना, उसी के जैसे विप्रो मशीन होता है, जिसको मतलब हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूग। अब वो होता कैसे है, ध्यान देना, कुछ इस तरीके का होता है, बीच में इस तरह के होता है, और हर जगह, मैं पूरा बोल तो बना नहीं पाऊंगा, हर जगह वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब रखने के लिए ऐसे जगह बना लिया जाता है, ऐसे थोड़ा टिल्ट रहता है टेस्ट ट्यूब रखने के लिए, इस तरीके से, है ना। और ये बीच से ना बहुत तेजी से क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखो रोटेट की मात्रा मैं बता देता हूँ। ये पंखा जो है उसका जो mm है 120 है, और इसका स्पीड जो है वो होता है 380 से लेकर सपोज दैट 500 RPM। ये RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। RPM का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। और ये जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है ना, उसका RPM होता है, देख लो, मतलब ये पंखा का स्पीड देख लो कैसा है, यानी ये कितना स्पीड से चल रहा है पता है? 380 से लेकर 500, इससे नीचे ही रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। ये इसका स्पीड, हाई स्पीड पे चल रहा है ये, इसका हाई स्पीड, इसका स्पीड और इसका स्पीड देख रहे हो, यानी ये बहुत तेज घूमता है, ये बहुत तेज घूमता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बहुत तेज घूमने के कारण होता क्या है? होता ये है कि जो मिल्क है, मिल्क, क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, फैट पार्टिकल्स, क्रीम पार्टिकल्स बोल सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो इतने तेज घूमने के कारण क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी हाई डेंसिटी होती है, जिसकी हाई डेंसिटी होती है, वो नीचे चले जाते हैं। तो लो डेंसिटी वाले होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जो मिल्क होता है, मिल्क में वाटर पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो नीचे चले जाते हैं। और क्रीम पार्टिकल थोड़ा हल्का होता है, क्रीम जो होता है वो हल्का होता है, इसलिए वो कहां आ जाता है? ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग फिर छाली के रूप में उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसमें छोटा छोटा देखना घी का पार्टिकल्स भी दिखाई देगा, फैट के भी पार्टिकल्स उसमें दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है सपोज दैट, ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम मिल्क डाल दें और इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल दें, तो सेंट्रीफ्यूग मशीन जब बहुत तेजी से घूमेगा, इतनी तेजी से घूमेगा, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे, जो देखने में लग रहे थे कि होमोजीनियस है, लेकिन असलियत में क्या है? हेटेरोजीनियस। तो उसके पार्टिकल्स ना अपना दोस्त का साथ
जो पकड़ के रखे थे मॉलिक्यूल, जो एक दूसरे को पकड़ के रखे थे, उनको वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। किसके कारण? काइनेटिक फोर्स के कारण। काइनेटिक फोर्स बहुत तेजी से लगता है, ये बहुत तेजी से जब घूमता है तो इसके अंदर यानी मिल्क के अंदर जो क्रीम होता है, जो क्रीम होता है और जो वाटर होते हैं वो लोग अपना साथ छोड़ देते हैं। तो जो भारी होता है वो नीचे आ जाता है और जो हल्का है वो ऊपर चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? जो भारी होता है वो नीचे आ जाता है और जो हल्का है वो ऊपर चला जाता है। इस तरीके से हम लोग क्रीम को अलग कर लेते हैं उस मिल्क से। बात समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल मैं तुम लोगों को पहले भी बताया था और मैं बोला भी था कि इस टॉपिक में मैं और डीप में बताऊंगा। बात समझ में आया? तो इतने तेजी से जब उसको घुमाया जाता है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। सिमिलरली मान लो कि जब भी तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है ना कि आपको थोड़ा सा आपका खून जांच करना होगा, है ना, ब्लड टेस्ट करना होगा। तो वो ब्लड लेता है, ब्लड को उस टेस्ट ट्यूब में डालता है, टेस्ट ट्यूब को डाल देता है किसमें? सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन जब बहुत तेजी से घूमता है, ध्यान देना, जब बहुत तेजी से घूमता है तो तुम्हारे ब्लड को, मैं इसको सीधा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये ब्लड था मान लो इसमें, ठीक है, अब ये इसमें पहले ब्लड था, है ना, मान लो कि पूरा यहाँ तक इसका ब्लड था, ये पूरा ब्लड ही है ना। ब्लड को जब इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला गया, 5 मिनट रखा गया, उसके बाद निकाला गया, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यानी 4 लेयर दिखने लग जाता है। वैसे लेयर तो और भी होते हैं लेकिन हम जनरल तुम लोग को बताएं। सबसे नीचे आ जाता है आरबीसी, उसके बाद आ जाता है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स, उसके बाद आ जाता है प्लाज्मा। बात समझ में आया? अब क्या करता है ये लोग कि अब पता करना है कि उसके बॉडी में जैसे हेमोग्लोबिन की मात्रा सही है कि नहीं, तो इन सब को छांट लेगा अलग अलग प्रोसेस से। उसके बाद से किसी को ले लेगा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही रहता है हेमोग्लोबिन। अब इसके अंदर जांच होगा कि उसके अंदर में हेमोग्लोबिन कितना है और वहां पर मेंशन कर देगा कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी है या हेमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में। बात समझ में आया? तो देखो ये सारे पहले तो पूरा ब्लड था, ये तो पूरा ब्लड हम लोग का इसमें मिक्स है। जब हम लोग ब्लड निकालेंगे ना तो ब्लड में ये सब आपस में मिक्स होगा, हम उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर सेंट्रीफ्यूज मशीन में जा करके घूमेगा ना, जब उसके अंदर जाकर घूम जाएगा तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए ये सबसे नीचे आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इसके पार्टिकल्स एकदम हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ये पूरा प्लाज्मा जो है लिक्विड ही है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। कलर रेड ही रहता है सर इसका। ये वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग क्या कलर सिर्फ ये रहता है। हाँ हाँ, फिर उसको ऐसे कर दो या स्टील ऐसे कर दो, फिर वो मिक्स, फिर घुमा दो, अलग करना बताए ना, अलग अलग तरीका, अलग अलग तरीका से उसको। अब एक को ऐसे करके गिराएगा अलग तरीके से, क्योंकि लिक्विड है, जैसे यहाँ तक आ जाता है तो दूसरे से निकाल लेगा वो। और भी बहुत तरह के मशीन उसमें यूज होते हैं जिससे उन दोनों को क्या किया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है। तो इससे डॉक्टर क्या करता है? देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें प्लेटलेट की कमी है, तो उस पर्सन को ये दे दिया। किसी के बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी है तो उसको ये दे दिया। किसी का बॉडी बहुत कमजोर है, जल्दी लड़ाई नहीं कर पाता, तो उसको ये दे दिया। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक खून से, जैसे मैं क्या बताया था, दूध वाले जो मिल्क वाले हैं वो क्या करते हैं कि मिल्क से अलग अलग चीज निकाल देते हैं और अलग अलग जगह बेच रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करते थे और इसमें भी ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, बहुत जगह जाओगे तो मतलब बोला जाता है जांच में कि आपको यूरिन टेस्ट करवाना है। क्यों यूरिन टेस्ट करता है? तो यूरिन जब डालता है टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद जब बहुत तेजी से घूमता है तो उसके जो वाटर पार्टिकल्स है ना वो ऊपर आ जाते हैं, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जो यूरिया होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया, सोडियम हो गया, वो सब नीचे जम जाते हैं, है ना।
अब इसी पर चेक किया जाता है कि क्या इसमें कोई प्रोटीन है क्या। अगर प्रोटीन मिल गया, इस यूरिन में प्रोटीन मिल गया, तो डायरेक्ट जो डॉक्टर है वो बोल देता है कि आपका किडनी खराब हो रहा है। क्योंकि किडनी का काम है कि वेस्ट मटेरियल में, यानी ये जो यूरिन है उसमें प्रोटीन की एक भी मात्रा नहीं होनी चाहिए। उसका काम ही है फिल्ट्रेशन। जो किडनी है ना उसका काम ही है कि अच्छा सामान को बॉडी में रख लो। 10th क्लास में पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि कभी भी यूरिन जब चेक होता है तो स्पेशली वो बस ये पता करना चाहता है कि आपके बॉडी से कोई गुड मटेरियल बाहर तो नहीं आ रहा। बाहर कौन सा मटेरियल आएगा जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल यूज नहीं, यूजलेस हो, जो यूजलेस हो उसी को बाहर लाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इसमें चेक करते हैं यूरिन को, जब चेक करते हैं तो यूरिन में बस वो लोग बस इतना ही चेक करते हैं कि गुड मटेरियल आया है क्या। अगर गुड मटेरियल आ गया तो प्रॉब्लम इंडिकेट कर देंगे, और अगर गुड मटेरियल नहीं आया है तो आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए वो यूरिन चेक करते हैं या स्टूल चेक करते हैं, अलग अलग चीज को यूज करते हैं। ब्लड चेक करना, बॉडी का अलग अलग पार्ट को इसलिए यूज किया जाता है चेकिंग के मात्रा में, और सेंट्रीफ्यूज मशीन से इन सारे चीज के बारे में पता चलता है। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ बाहर निकल गया। हाँ ये सोच के देखो कि कहाँ निकालते हैं, हॉस्पिटल के बाहर? हॉस्पिटल के नहीं, यही तो बात है। ये जहाँ निकला जाता है ना तो बहुत साफ सफाई वाला जगह होता है, और जहाँ से निकाला जाता है ना वो एरिया को बहुत अच्छी तरीके से कंडेंस किया जाता है। ऐसा नहीं होता है एटमोस्फेयर, हम लोग जो सोचते हैं वो ऐसा वाला नहीं रहता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है। समझ में आया? एटमोस्फेयर में तो गंदगी है, तुरंत हमारे उसमें पड़ गया। एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, टेंडर इफेक्ट से तो देखिए ही हो, वो हमारे खून पे आ जाता है, इसलिए खून खराब हो जाता है तुरंत। बात समझ में आया? यही चीज है, अगर खून खराब नहीं करना तो तुरंत जैसे निकला उसको हाथ पकड़ ले, बांध दिया, एयर पार्टिकल नहीं पहुंच रहा है तब बचा हुआ, लेकिन हाथ की गंदगी तो लग गई, वहां से फंस जाता है। इसलिए देखना डॉक्टर क्या करता है, जब भी किसी को वोंड, घाव को साफ कर रहा है या चोट को साफ कर रहा है, सबसे पहले सेवलॉन यानी एंटीसेप्टिक से उसको साफ करता है कि उसके अंदर के जितने जम्स हैं, जम्स को पहले किल करो, उसके बाद उस पर काम होगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है वो किस तरीके से काम करता है पता चला? श्योर हो? जल्दी से देखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलिए तो देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोमैटोग्राफी। देखो क्रोमैटोग्राफी के लिए एक पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोग्राफ, ठीक है। एक पेपर आता है क्रोमैटोग्राफी में, है ना। ये पेपर जो होता है वो 15 से 20 रुपए के आसपास आता है। एक पेपर स्ट्रिप जैसा आता है। स्ट्रिप कैसा होता है? देखो स्ट्रिप कुछ इस तरीके को बोलता है लोग, स्ट्रिप ऐसा स्ट्रिप होता है वो, है ना। समझ लो कि एक पेपर का स्ट्रिप जैसा रहता है वो, हाँ रिबन, है ना। रिबन देख रहे हो ना, उसका पेपर का रहता है वो। लेकिन अब बोलोगे सर फिल्टर पेपर भी तो ऐसा रहता है, लेकिन फिल्टर पेपर सर्कल शेप में होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप में, है ना। क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस को बोलते हैं। अब ध्यान देना, इसको जनरली कहाँ यूज किया जाता है? इसको जनरली यूज किया जाता है इंक के अंदर कितने डिफरेंट तरह के जो कलर्स इंक्लूड हैं, है ना, जो डिफरेंट कलर्स इंक्लूड हैं उसको सेपरेट करने के लिए। और दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि अगर ब्लड के अंदर ड्रग्स है ना, ड्रग, उसको सेपरेट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए, है ना। ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है डॉक्टर तुरंत पता करते हैं कि सही में वो इंसान की मौत हुई कैसे, तो वो कैसे पता चलता है? वो क्रोमैटोग्राफी मेथड से पता चलता है। उसके ब्लड में देखा जाता है ड्रग है कि नहीं। अब ये पता कैसे चलता है मैं बताता हूँ। पहले डिफरेंट कलर का देख लो। मान लो मैंने क्या किया, एक ब्लैक कलर लिया, ब्लैक कलर, तो ऑब्वियस सी बात है कि असलियत में ब्लैक कलर तो आता ही नहीं है,
है ना, हमारे पास सिर्फ RGB कलर होते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। इसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग डेंसिटी से मिलाते हैं और तरह तरह का कलर बन जाता है। अगर नहीं पता है तो तुम लोग को देखना, ड्राइंग कॉपी जो होता है, ड्राइंग कॉपी के पीछे पलट कर देखना, वहां पर ना बताता है कि कौन कौन से कलर को मिलाओगे तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, नहीं, अलग अलग जो कलर्स है उसको मिला करके हम लोग पूरा ब्लैक बनाते हैं उसे। ठीक है, एग्जैक्ट हम लोग को ब्लैक नहीं मिलता, वो उसमें अलग अलग डाइस को मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास ये जो ब्लैक कलर है, ठीक है, ध्यान देना, मेरे पास ये जो ब्लैक कलर है, मैं पता लगाना चाहता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं एक क्रोमाटोग्राफी का एक पेपर ले लूंगा, समझ में आया, और यहाँ पर एक पेंसिल से लाइन कर लूंगा, कर लिया, और ये जो ब्लैक डॉट है ना वो यहाँ लगा दूंगा। ध्यान देना, यहाँ पर ब्लैक डॉट लगा दिया, सर इंक की डॉट, ये जो इंक है वही ब्लैक वाला है, इसमें डॉट लगा दिया। मान लो कि मैं ब्लैक पेन लिया और ये स्ट्रिप ले लिया, इस स्ट्रिप पे हम पहले एक निशान लगा दिए, है ना, वाटर लेवल का। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने ब्लैक से यहाँ पर ऐसे इसको सर्कल कर दिया। अब इसको ले लूंगा और एक मेरे पास है बीकर में यहाँ पर पानी है ना, और इस स्ट्रिप को उठाऊंगा और उस स्ट्रिप को यहाँ पर ऐसे डाल दूंगा। ध्यान से देखना, क्या मेरा जो इंक का डॉट है क्या वो पानी को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो एकदम ऊपर में है, थोड़ा पानी का लेवल नीचे है। अब इस पेपर में ऐसा ताकत है, या नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, पानी लो कॉन्सेंट्रेशन के तरफ जाएगा। तो यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ वाटर की मात्रा कम है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब पानी धीरे धीरे क्या होगा, चढ़ने लगेगा ऊपर की ओर। जैसे ही पानी चढ़ने लगेगा, धीरे धीरे जो इंक होगा ना वो क्या होने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा। अब कैसे होगा उसको समझो। अब इसको समझाने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना होगा जो जनरली एनसीईआरटी में यूज किया जाता है। क्या, एक एग्जांपल लेना, ध्यान देना कि मान लो कि मेरे पास एक रास्ता है, ध्यान से समझना, तब ये वाला बात समझ आएगा। ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है। रास्ता में मैंने क्या किया कि यहाँ पर सॉल्ट ड्रॉपलेट डाल दिया, सॉल्ट के पार्टिकल्स डाल दिए, और यहीं पर मैंने शुगर के भी पार्टिकल्स डाल दिए, है ना, और यहां से मैंने पानी को यानी वाटर को फ्लो किया, वाटर को क्या किया, मैं फ्लो किया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब पानी यहां से चलेगा, ठीक है, शुगर को छुआ और सॉल्ट को छुआ, तो सबसे पहले कौन पानी में डिसॉल्व हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जो सॉल्ट होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, और वाटर आगे आने लगेगा। जब वाटर आगे आने लगेगा तो कौन आगे आ जाएगा पानी से? सॉल्ट आगे आ जाएगा, और जो शुगर होगा वो पीछे रह जाएगा, थोड़ा पीछे रहेगा, वो भी तो डिसॉल्व होगा, लेकिन सॉल्ट के मुकाबले थोड़ा कम होगा। एकदम सेम टू सेम यहाँ भी होता है। जैसे पानी ये धीरे धीरे राइज होने लग जाता है, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कलर, सॉल्युबल कलर होंगे, जो भी कलर जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो पानी के साथ ऊपर आने लगेगा, पानी के साथ ऊपर आने लगेगा, और जो कम सॉल्युबल होगा ना वो नीचे रह जाएगा। जैसे मान लो कि रेड यहाँ रह जाएगा, इसी में से निकला है, तो ये तो इतना बड़ा डॉट है, तो मैं छोटा सा डॉट बनाता हूँ, रेड, ग्रीन और ब्लू। बात समझ में आया? हाँ, वो कलर दिखेगा, फिर उसको सुखा के स्क्रैप कर लो, अलग कर लो। अब बोलो बात अलग, हम तो ये छोटे पैमाने पे बताएं, ये बड़े पैमाने पे होता है, तब जाके कलर एकदम अलग हो जाता है। बात समझ रहे हो? फिर से देखो, ये वाला एग्जांपल अगर समझ में आ गया है तो काम हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ शुगर है और सॉल्ट है, जब यहाँ से हम पानी को भेजेंगे तो क्या होगा, इस वाटर में ये जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जल्दी होगा तो शुगर भी, लेकिन दोनों के मुकाबले कौन होगा, सॉल्ट होगा, और सॉल्ट अब पानी के मुकाबले आगे जाने लगेगा, है ना। अब पीछे पीछे पानी के साथ कौन आएगा, शुगर भी आएगा, लेकिन पीछे पीछे आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ, इस ब्लैक इंक के अंदर ये आरजीबी जो कलर थे उसमें से ब्लू बहुत ज्यादा डिसॉल्विंग था, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता था, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए वो जैसे ही पानी इसको मिला वो डिसॉल्व होकर उसके साथ चल पड़ा, है ना। जो
ग्रीन था वो ब्लू के मुकाबले थोड़ा सा जल्दी डिजोल्व नहीं होता, इसलिए वो नीचे रह गया था, पीछे रह गया था, है ना। और रेड जो है वो और धीमा है डिजोल्व, इसलिए वो और पीछे रह गया। अब ये ब्लैक कलर ना रह कर ये खत्म हो गया। अब ये 3 कलर में अलग हो गए। इसको बाहर निकालेंगे, सुखा देंगे तो हम लोगों को कौन कौन कलर मिल गया? हमको मिल गया ब्लू, ग्रीन और रेड। सुखा कर फिर स्क्रैप कर लेंगे, स्क्रैप करके निकाल लेंगे तो ब्लू अलग मिल गया, ग्रीन अलग मिल गया, रेड हेलो छोटा छोटा पार्टिकल मिला। तो बूंद बूंद से तो सागर बनता है नहीं, तीनों इक्वल में नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये प्रोसेस था क्रोमाटोग्राफी। एकदम सिमिलर ऐसे ब्लड और ड्रग्स के साथ भी होता है ना। ड्रग्स क्या होता है, जब उसको क्रोमाटोग्राफी में देते हैं तो वो ब्लड से अलग हो जाता है, वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर ऊपर आने लग जाता है। ऊपर आने लग गया तो पता चल जाता है ये ड्रग्स है, क्योंकि ड्रग्स का अलग रिएक्शन होता है। उसको रिएक्ट करके देखा जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ इसमें अल्कोहल या अलग चीज मिला हुआ था। बोलो ये केमिस्ट दुकान में मिलेगा। जहां पर हार्डवेयर ये सब होता है ना, बड़ा दुकान अगर है कहीं, हमको ऐसा लगता है कि हाँ मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? ये समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हम लोगों ने इवापोरेशन पढ़ा, फिल्ट्रेशन पढ़ा, सेंट्रिफिकेशन पढ़ा, क्रोमाटोग्राफी पढ़ा। आप ध्यान देना, एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है जो कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बता दिया, सॉलिड में बता दिया, लेकिन ये सॉलिड लिक्विड में भी वो काम करता है। और एक और बच गया था क्रिस्टलाइजेशन। तो कल के क्लास में इस चैप्टर का समापन हो जाएगा और आप लोगों का टेस्ट। समझ में आ गया? तो आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की पढ़ाई करते हैं। एक बात याद